नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश केस में एक नया अपडेट ये है कि अभी रिसेंटली मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के इंटरिम पीएम हैं, उन्होंने बात करी है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उन्होंने ये आश्वासन दिया है प्रधानमंत्री को कि जो बांग्लादेश में हिंदूज़ के साथ वायलेंस हो रहा है वो वायलेंस रुक जाएगी, अराजकता रुक जाएगी। जो भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं बांग्लादेश के अंदर में उनके जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड किया जाएगा। तो ये रिसेंट अपडेट था। और उसके अलावा 15 अगस्त को आपको पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान पे बांग्लादेश के हिंदूज़ के बारे में बात करी थी और वहाँ पर ये जताया था कि बांग्लादेश के हिंदूज़ के साथ गलत हो रहा है और बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है और उन्होंने काफ़ी अपना उस पर विचार विमर्श करने की बात करी थी। अब उसी के बाद उन्होंने एक चीज़ और कही थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर, कि बांग्लादेश के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं जो पहले जैसे थे, अच्छे खासे रिलेशंस थे, ठीक वैसे ही रिलेशंस अभी भी रहेंगे। हमारे साथ रिलेशंस में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं आएगी, चाहे वहाँ पर कोई भी सरकार हो। तो अभी इंटरिम गवर्नमेंट जो है मोहम्मद यूनुस, क्योंकि उन्होंने बात भी करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है क्योंकि बांग्लादेश के कई सारे बड़े नेताओं के मुँह से आपने सुना होगा कि अब वो क्या चाहते हैं कि भारत में शेख हसीना ने शरण ली हुई है, तो शेख हसीना को भारत जो है वो वापस बांग्लादेश को सौंप दे, यानी कि बांग्लादेश में यानी कि शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन करे और फिर शेख हसीना जी के ऊपर बांग्लादेश में केसेस चलाए जाए, जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं वो केसेस चले और उनको सज़ा सुनाई जाए और बांग्लादेश में उनको कन्विक्ट किया जाए। ऐसा बहुत सारे नेताओं के मुंह से भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये बात खड़ी हो रही है कि भारत इस केस में क्या करेगा। तो अब इस वीडियो में अगले 10-15 मिनट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक्स्ट्राडिशन लॉज क्या कहते हैं, बांग्लादेश की सरकार ने क्या डिमांड करी है, वो सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर में समझने वाले हैं। अब देखिए, बांग्लादेश के जो अभी डी फैक्टो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो नई मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, उसमें डी फैक्टो फॉरेन मिनिस्टर का नाम है तौहीद हुसैन। तौहीद हुसैन ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी से बात करते वक्त ये बात कही कि यहाँ पर अब गवर्नमेंट को यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री को ये डिसाइड करना होगा कि शेख हसीना जी के एक्स्ट्राडिशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है और उनको अपने देश में ला करके कैसे जो केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं उसको उनको कन्विक्ट करना है अपने देश में अंदर। तो उनको कहीं ना कहीं ये भारत से बात करनी चाहिए और उनको वापस लाना चाहिए। अब यहाँ पर अभी कल रिसेंटली क्या हुआ बांग्लादेश में कि जो वहाँ की पार्टी है बीएनपी यानी कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, उनकी लीडर खालिदा जिया अपने कई सारे सपोर्टर्स के साथ में प्रोटेस्ट पे उतर गई और वो प्रोटेस्ट में उनकी डिमांड ये थी कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कराया जाए, भारत से बांग्लादेश ले आया जाए और फिर बांग्लादेश में उनके ऊपर कई सारे जो केसेस हैं वो केसेस चलाए जाएं, उनको कन्विक्ट किया जाए और उनके लिए डेथ सेंटेंस की उन्होंने मांग करी है खालिदा जिया ने। और उसी के बाद से ये सारी बातें बहुत ज़्यादा उड़ने लगी हैं और यहाँ पर अब तौहीद हुसैन ने भी ये बात, जो कि डी फैक्टो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक्स्ट्राडिशन की बात कर दी है। अब तौहीद हुसैन का भी यही कहना था कि उनके ऊपर जो इतने सारे केसेस हैं उसके ऊपर जांच होनी चाहिए यहाँ पर। अब ये उन्होंने कहा कि अब ये भारत के लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो चुकी है। अब ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन वर्ड उन्होंने क्यों यूज़ किया, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, शेख हसीना जब अपनी कंट्री से भाग करके आई थी भारत, तो यहाँ पर उनका पर्पज़ भारत में पॉलिटिकल असाइलम या असाइलम सीख नहीं कर रही थी, वो असाइलम सीख कर रही थी यूके के अंदर में। अब यूके के लॉज जो हैं वो कुछ ऐसा कहते हैं, जो यूके ने अपने लॉज को बताया, बाद में उन्होंने उसका पूरा बाकायदे ट्वीट के माध्यम से उन्होंने समझाया कि जो यूके के एक्स्ट्राडिशन लॉ, जो यूके में असाइलम सीख करने वालों के लॉज हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि अगर आपको यूके में असाइलम चाहिए, पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, तो उस टाइम पर जब आप अप्लाई कर रहे हो असाइलम के लिए तो आप यूके की धरती पर मौजूद होने चाहिए। तो क्योंकि शेख हसीना यूके की धरती पर मौजूद नहीं थी, वो भारत में थी, इसलिए उनको असाइलम नहीं मिल सकता है। और ये कह के एक तरीके से यूके ने साइड से डिनाई करके वो निकल लिए पतली गली से। अब यहाँ पर ये बात तो साफ है कि अब यूके और यूएस का कनेक्शन तो बहुत क्लियर है और जब शेख हसीना खुद कहती हैं कि यूएस का हाथ हो सकता है बांग्लादेश की सरकार को गिराने में, तो यूके भला यूएसए से बिना पूछे बिना जांचे कैसे उनको पॉलिटिकल असाइलम सीख कर सकता है? नहीं दे सकता है वो पॉलिटिकल असाइलम। यूके सिर्फ पॉलिटिकल असाइलम उन चोरों को दे सकता है जो हमारे देश का पैसा लेकर के भागे हुए हैं। और शेख हसीना जैसे पॉलिटिकल जो लोग हैं जिनको तख्ता पलट करके, जिनको मिलिट्री कू करने का कोशिश करके उनको वहाँ से भगाया गया, उनको नहीं दे सकता है। उसको यूएस से पूछना पड़ेगा और यूएस का उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो नहीं लेने देगा उनको पॉलिटिकल असाइलम। तो ये तो बात बहुत क्लियर थी उसी समय पर। अब यहाँ पर उसकी वजह से क्या हुआ, ये सारे मामले की वजह से क्या हुआ कि शेख हसीना की जो विजिट है
इंडिया में, जो उनका रहना इंडिया में हो रहा है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, ये बात तो तय है। तो अब इंडिया के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या करेगा इंडिया इस केस में। अब शेख हसीना के ऊपर केसेस कितने बड़े और कितने ग्रेव चल रहे हैं। देखिए, 2 मर्डर केसेस तो उनके ऊपर, वो 2 स्टूडेंट के जो मर्डर केसेस हैं वो तो बांग्लादेश में चल ही रहे हैं, शेख हसीना और उनके साथ कई सारे अवामी लीग के पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर। उसके अलावा कहा यह जा रहा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान 300 लोगों की जानें गई हैं, 300 रिकॉर्डेड जो डेथ हैं उसके भी जो केसेस हैं वो भी शेख हसीना के ऊपर यहाँ पर चलाए जाएंगे। शेख हसीना और उनके साथ में उनके पार्टी के 10 जो अवामी लीग के बड़े नेता हैं उनके खिलाफ ये केसेस चलाए जाएंगे। तो क्लियरली यहाँ पर बात क्या हो रही है, क्लियरली यहाँ पर डेथ सेंटेंस की बात शेख हसीना जी के लिए हो रही है। और ये बात मैं हवे में नहीं कह रहा हूँ, ये बात अताउर रहमान जो कि डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी डायरेक्टर हैं इन्वेस्टिगेशन सेल के, वो खुद कह रहे हैं कि जो पूरे प्रोटेस्ट के पीरियड के दौरान जितना मर्डर, टॉर्चर और जेनोसाइड हुआ है बांग्लादेश के अंदर में, भले वो किसी ने भी किया हो, वो हमें नहीं देखने से मतलब है, लेकिन उनके जो केसेस दर्ज किए जाएंगे वो शेख हसीना और उनके पार्टी के 10 नेताओं के ऊपर दर्ज किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियरली बात आ जाती है कि डेथ सेंटेंस की क्लियर यहाँ पर बात चर्चा हो रही है। तो अगर शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन होता है तो उनको क्लियर डेथ सेंटेंस मिलना है बांग्लादेश में, ये बात लगभग तय है। और जिस तरीके से वहाँ पर जो बीएनपी पार्टी की डिमांड है, इंटरिम गवर्नमेंट का जो झुकाव है, वो देख करके साफ पता लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ी बायस है और शेख हसीना को सज़ा डेथ सेंटेंस की मिल जाएगी वहाँ पर। अब पूरी चीज़ डिपेंड करती है भारत की सरकार पर, इंडिया लीगली क्या कर सकता है इस पूरे मामले में। अब देखिए, अगर इंडिया की लीगैलिटी देखेंगे एक्सट्रेडिशन की, तो एक्सट्रेडिशन क्या होता है, किस तरीके से ये चलता है, उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब एक्सट्रेडिशन बेसिकली क्या होता है, ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जहां पर एक स्टेट दूसरे स्टेट को, जो उस स्टेट में कोई कन्विक्टेड पर्सन है या जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, दोनों चीज़ के लिए, यानी कि प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट, दोनों चीज़ के लिए किसी को हैंडओवर करता है, उसको, उस प्रोसेस को हम एक्सट्रेडिशन कहते हैं। अब जो एक्सट्रेडिशन प्रोसेसेस होते हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में, इसके लिए बाकायदे उन कंट्रीज़ के बीच में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन होती है और उस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के टर्म्स के अकॉर्डिंग ये एक्सट्रेडिशन किया जाता है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई थी वो साल 2013 के अंदर में साइन हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि 2013 में दूसरी सरकार थी, 14 में सरकार बदल गई थी, तो 2013 और 14 के एक्सट्रेडिशन के जो टर्म्स हैं वो भी थोड़े से आपको बदलते हुए नजर आएंगे। 13 में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई थी बांग्लादेश के साथ में, 14 में सरकार बदली, 16 में एक अमेंडमेंट लाया गया इसमें। 2016 के अंदर में भारत और बांग्लादेश की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में एक अमेंडमेंट ये आया कि अगर कोई कॉन्विक्टेड पर्सन है जिसको 1 साल से ज़्यादा की सज़ा दी जा चुकी है, सपोज बांग्लादेश में कोई कन्विक्टेड पर्सन है जिसको 1 साल से ज़्यादा की सज़ा वहाँ की अदालत दे चुकी है, तो उस केस में जो एक्सट्रेडिशन है वो डायरेक्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट किया और डायरेक्ट वो एक्सट्रेडिशन काफ़ी तेज प्रोसेस में हो जाएगा और उस पर्सन को वहाँ पर सौंप दिया जाएगा। लेकिन ये मामला जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स और असाइलम सीकर्स के ऊपर लागू नहीं होगा। इसका मतलब साफ है, शेख हसीना जो है, शी इज़ एन असाइलम सीकर इन आर कंट्री, और इसीलिए ये मामला उनके ऊपर लागू नहीं होगा। और ये बात बीएनपी पार्टी के बड़े नेता जो हैं, जिन्होंने एक टाइम पर काफ़ी कुछ संभाला था बांग्लादेश के अंदर में, उन्होंने भी कहा कि शेख हसीना के केस में जो इंडिया बांग्लादेश का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है वो साफ कहती है कि असाइलम सीकर्स जो हैं वो उनके ऊपर लागू नहीं होगा, इसलिए शेख हसीना के केस में वो लागू नहीं होता है। तो भारत की सरकार लीगली भी शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपेगी, और यही भारत की सरकार का अपना स्टैंड भी है। लीगली तो ये स्टैंड है ही, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अकॉर्डिंग हम कोई लॉ ब्रेक भी नहीं कर रहे हैं कि असाइलम सीकर हैं वो, इसलिए हम आपको सौंप नहीं सकते। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि भारत की सरकार का अपना स्टैंड भी यह है कि उन्होंने हमेशा से शेख हसीना को सपोर्ट किया है और अभी भी शेख हसीना को सपोर्ट कर रही है भारत की सरकार। उन्होंने असाइलम दिया हुआ है भारत में ही और उनकी लोकेशन भी अननोन है, अभी तक कोई नहीं जानता उस बारे में। तो मतलब भारत की सरकार उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ही कह दिया था, जब वो आई थी भारत 5 अगस्त को, तभी कह दिया था कि जिस तरीके से हम पहले सपोर्ट करते थे उसी तरीके से अभी भी हम उनको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो बांग्लादेश के पीएम हैं या वो बांग्लादेश की पीएम नहीं है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, इंडिया का अपना क्या स्टैंड होने वाला है, ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने आपके लिए 2 कोर्स लॉन्च किए हैं। ये कोर्स मेरे अंडर में होने वाले, मतलब इस कोर्स में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये 2 तरीके के कोर्स हैं। एक तो जियोपॉलिटिक्स का कोर्स है, जहाँ पर हम ऑयल, मनी और पावर का जो एपिक गेम है, जिसकी वजह से प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स गवर्न होती है, वर्ल्ड में किस तरीके से ग्रुप्स बने,
कैसे कैसे वर्ल्ड बायपोलर की तरफ गया, बायपोलर से फिर मल्टीपोलर की तरफ गया, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑयल की जियोपॉलिटिक्स क्या है, फिर वो पावर में कैसे टर्न होती है, फिर वो मनी में कैसे टर्न होती है। रॉथस्चाइल्ड का बहुत आप नाम सुनते हो, हु वर दे, हाउ दे रूल दी जियोपॉलिटिक्स। कहते हैं कि रॉथस्चाइल्ड, मॉर्गन्स, ये लोग पूरी तरीके से जियोपॉलिटिक्स को रूल करते हैं, तो क्यों उनको कैसे रूल करने लग गए लोग, कैसे इतने पावरफुल बने, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको कंट्रीज़ के बीच के जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से बने, कैसे गवर्न हुए, क्यों यूएस और ईरान में प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीज़ें भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एक जियोपॉलिटिक्स का कोर्स है और दूसरा कोर्स है इंडियन पॉलिटी का, जहां पर हम उन जजमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिन्होंने इंडिया का फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदल करके रख दिया। ये कोर्स का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ है और इसमें ओरिजिनल प्राइस जो कोर्स का है वो 999 था, लेकिन उसको कम करके 500 रुपीज़ कर दिया गया है। इस कोर्स को अगर आप बाय करना चाहते हो तो इस पर मेरा कोड लगाना APYT10, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। सिर्फ 500 रुपये में ये दोनों कोर्स आपको प्रोवाइडेड किए जाएंगे। 21 अगस्त से क्लास लाइव शुरू होगी, रोज़ क्लास होगी, 1 घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास होगी, ज़्यादा नहीं है। इसमें हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बहुत चीज़ों के ऊपर। जैसे जब मैंने आपको बोला कि हम फाइनेंशियल लैंडस्केप के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम सपोज बैंक नेशनलाइजेशन केस हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ केस बता दूंगा और फिर आगे निकल जाऊंगा। उस टाइम की देश की सिनेरियो क्या थी, क्यों बैंक नेशनलाइजेशन करना पड़ा, फिर ये कोर्ट में मामला कैसे पहुंचा, किन लोग का इसमें नुकसान था, किन लोग का फायदा था, सरकार किसकी थी उस समय पर, पॉलिटिकली क्या चल रहा था, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये बैंक नेशनलाइजेशन होता क्या है, कैसे हुआ, किन बैंक्स का किया गया, क्यों किया गया, सिचुएशन क्या थी और क्या पावर गेम था, वो सब चीज़ें हम इसमें डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे वुमेन इन वर्क प्लेस में आप विशाखा जजमेंट का नाम सुनते होंगे, जिसके ऊपर बाद में जाकर के लॉ बना था, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2G केस हो गया, उसके बाद प्राइवेसी, जो कि अभी सबसे रीसेंट और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल केस है, द आधार केस, जहां पर एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच और दूसरी बेंच में ही आपस में झगड़ा है, जहां पर प्राइवेसी का एक जजमेंट आया KS पुत्तास्वामी वाले में, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और दूसरी तरफ जजमेंट आ रहा है आधार केस में, जहां पर गवर्नमेंट के पास आपका पूरा डेटा है तो प्राइवेसी कहां गई। तो इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे, ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी डिटेल में ये सब कुछ हम कोर्स में समझने वाले हैं। तो इस कोर्स को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना। तो आप 500 रुपये में ये दोनों कोर्स, एक कोर्स जियोपॉलिटिक्स के ऊपर और दूसरा इंडियन पॉलिटी के ऊपर आपको मिल जाएगा। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, इन दोनों कोर्सेज के बारे में समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।